WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक सन 2050 तक दुनिया के तकरीबन 100 ऐसे शहर होंगे जो एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस का शिकार होंगे, जहां पे पानी की कमतरता इतनी हो जाएगी कि जो कंट्रोल के बाहर होगी। इन 100 शहरों में चीन के तकरीबन 50 शहर है और भारत के 30 शहर है, और हमारे सारे ही बड़े शहर इसमें शामिल हैं। इसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है इस WWF की रिपोर्ट के मुताबिक, वो है रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी बहुत तेज़ी से होता हुआ शहरीकरण। जितनी तेज़ी से शहर में लोग माइग्रेट हो रहे हैं और शहर की जगह जितनी कम पड़ रही है, वाटर क्राइसिस और बढ़ता जा रहा है। दूसरा एक बड़ा कारण इसका ये है क्लाइमेट चेंज। दुनिया में बड़े लेवल पे क्लाइमेट बदला है, और सारा ये क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर का जो राइजिंग है, इसकी वजह से भी वाटर क्राइसिस के बढ़ने का अंदेशा है। वैसे तो ये बात 2050 तक हो जाएगा ऐसा अंदाज़ा किया जाता है, लेकिन आज भी आप देखें तो हमारे भारत देश के कुछ आंकड़े जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस आज की तारीख में कितनी गंभीर समस्या बन गया है। तकरीबन 84% रूरल भारत में आज भी पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं। UN की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक हम देखते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल उसे कहते हैं, उसके मुताबिक सिर्फ 7 स्टेट ऐसी है भारत की जिसने साफ पानी के गोल को अचीव किया है। बाकी तकरीबन 19,000 गांव ऐसे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है, और वहाँ पर जो पानी है उसमें पेस्टिसाइड्स है, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट है, जो कि पीने के पानी को दूषित करते हैं। इसके अलावा 85% जो छोटे बच्चे 5 साल की कम आयु के जिनकी डेथ हो जाती है, वो गंदा पानी पीने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तकरीबन 45% जो बीमारियां हैं वो गंदे पानी में रहने की वजह से, उनका सेवन करने की वजह से, उनमें खाना पकाने की वजह से होती है। तो ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। आज भी भारत में जो रूरल भारत है, वहाँ की एक लेडी वो 5 से 8 किलोमीटर ट्रैवल करती है सिर्फ पानी लाने के लिए। मतलब पीने के तकरीबन 20 से 30 लीटर पानी लाने के लिए उसको 5 से 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। और गर्मियों के दिनों में जब पानी नहीं मिलता, तब ये फासला 10 से 15 किलोमीटर तक हो जाता है। तो ये क्राइसिस आजकल चल रहा है, और वाटर क्राइसिस दुनिया में जब होगा तब होगा, लेकिन भारत में ये आज ही से, मतलब 2020 से शुरू हो चुका है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ किया नहीं गया। इसके लिए नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मिशन बनाया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई गई है जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस को रोका या कम किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो है अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन। इस बात को दुनिया ने मान लिया है कि जितने ज़्यादा लोग माइग्रेट होकर गांव से शहर की तरफ आएंगे, उतना ज़्यादा शहरों पर बोझ बढ़ेगा और उतना ज़्यादा वाटर क्राइसिस गंभीर होगा। तो अर्बनाइजेशन को रोकने की कोशिश करना चाहिए, गांव में व्यवसाय उपलब्ध करवाने चाहिए, और गांव के लोगों को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो शहरों की तरफ माइग्रेट ना करें। दूसरा, वाटर इरिगेशन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं जो दुनिया भर में राइज है, उनको अपनाना चाहिए ताकि बारिश के पानी को जमा किया जा सके, उसको संभाला जा सके और उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। एक बहुत बड़ा विषय जो है ग्राउंड वाटर का है। ग्राउंड वाटर में होता यह है कि जो ये जिस ज़मीन में जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये नेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वाटर को हर जगह पर इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसको रिव्यू करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो ग्राउंड वाटर को हमारे काम में लाने के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन उस पर हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा जो बंद बांधे गए हैं, जो वाटर मिशन में जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, वो बहुत इनअप्रोप्रिएट है। वो ऐसे नहीं है कि जिसका इस्तेमाल किया जा सके। बहुत सारे तो आप देखते हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ फंड में और पॉलिटिक्स में की नज़र हो गई है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जब शुरू हुए थे तब बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। जैसे हम देखते हैं कि गंगा क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट है, और दूसरे जो प्रोजेक्ट है जो वाटर क्राइसिस को लेकर बनाए गए हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में पीने के पानी में जो इफ्लुएंट यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ का कचरा डाला गया है, उससे पानी प्रदूषित हुआ है। उसको रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अगर उसको नहीं रोका गया तो फिर आगे चल के ये क्राइसिस और बढ़ सकता है। भारत में नेशनल वाटर मिशन के नाम से एक योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत ये बताया गया है कि पानी को बचाना कितना ज़रूरी है।
इसमें वाटर कंजर्वेशन को लेके बहुत सारी हिदायत, बहुत सारे मंसूबे बनाए गए हैं और साथ ही वाटर का जो रीयूज़ है और जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर है उसको रोकने के लिए भी योजनाएं बनाई गई है। लेकिन इस पर पूरी तरीके से अमल नहीं होता है और बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर वाटर के लिए एक नेशनलाइज पॉलिसी की ज़रूरत है, वहाँ पर स्टेट बॉर्डर की वजह से, इंटर स्टेट कुछ डिस्प्यूट की वजह से ये पॉलिसी नाकाम हो जाती है। या होता यह है कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन की बात की है, वहाँ पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में वहाँ के लोकल लोगों का साथ इन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वो वाटर के उस इम्पोर्टेंस को नेशनल लेवल पे नहीं समझ पाते। इसीलिए नेशनल वाटर फ्रेमवर्क में ये कहा गया है कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन में काम करें, किस तरीके से हम उसके एक्सप्लॉयटेशन को रोकें और हर साल 20% अनयूज वाटर को रीयूज वाटर में कन्वर्ट करें। इसी बात को लेकर EU मतलब यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई है जिसे हम वाटर फ्रेमवर्क लॉ कहते हैं। ये वाटर फ्रेमवर्क लॉ ये कहता है कि किस तरीके से हमें वाटर को एज ए सस्टेनर ऑफ लाइफ एंड एनर्जी मानना चाहिए और रीयूज़ ऑफ वाटर को किस तरीके से 80 to 100% पॉसिबल बनाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के इस लॉ के मुताबिक हर देश को चाहिए कि उसके पास अपने वाटर फुटप्रिंट हो और हर साल वाटर की ऑडिटिंग हो। जैसे कार्बन फुटप्रिंटिंग की बात होती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरीके से वाटर के मिसयूज़ को रोकने के लिए वाटर ऑडिटिंग होती है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि हमारे पास वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम पब्लिक डोमेन में उस मालूमात को अवेलेबल करवा सकते हैं और पब्लिक को कैसे इस मिशन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन अभी तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के मुताबिक इस बात पर हम पूरी तरीके से नहीं आए हैं और पब्लिक में जैसा अवेयरनेस पानी को बचाव को लेके, पानी के रीयूज़ को लेके होना चाहिए, वैसा नहीं आया है। हर देश की तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारी NGOs है जो पानी के महत्व को हमें समझाती रहती है और वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है, जिसमें एक बड़ी NGO आमिर खान साहब की पानी फाउंडेशन है, जिन्होंने वाटर कप के नाम से कई गाँवों को प्रभावित किया है और हर गांव, ये एक एक गांव को अडॉप्ट करते हैं हर साल और हर गांव जब अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ले आता है पानी के बारे में, तो वो उसको हर साल अवार्ड भी देते हैं। इस तरीके से पानी फाउंडेशन और वी आर द वाटर फाउंडेशन और इस तरीके से कई NGOs है जो पानी पर, साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी पे, सैनिटेशन पे, गंदे पानी को रिसाइकल और रीयूज़ करने पे बहुत ज़्यादा जोर देती है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के मुताबिक मॉनिटरिंग और पानी में पोल्यूशन को डिटेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए आप देखते हैं कि गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने डाले हैं ताकि गंगा को पाक किया जाए और पोल्यूशन से उसको साफ़ किया जाए और तकरीबन 1400 गाँव से जो गंगा गुजरती है उन गाँवों का डेटा लेकर वहाँ पे पंचायत को ये मनी दिया गया, ये पैसा दिया गया है ताकि उसकी सफाई के लिए काम किया जा सके। इस 1974 एक्ट के मुताबिक तकरीबन 6 काम ऐसे दिए गए हैं जो वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं या उसको कम से कम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा काम पब्लिक पार्टिसिपेशन और इन्फॉर्मेशन डिसबर्समेंट का है। होता यह है कि वाटर को लेकर, पानी को लेकर जितनी मालूमात हमें होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। हमारा अवेयरनेस लेवल अच्छा नहीं है, हम वेबसाइट गवर्नमेंट की विज़िट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की योजनाओं पे कितना खर्च हो रहा है उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए NGOs होनी चाहिए जो ये पता करें कि इस साल गवर्नमेंट ने क्या तय किया है और उस प्रकल्प में, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन उसके स्टेक होल्डर है और इसका आखिरी में नतीजा क्या होने वाला है। तो इस पर कई NGOs को सवाल खड़े करने चाहिए। दूसरा म्युनिसिपल मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब ये कि हर शहर की म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है वो पानी के बचाने के लिए हर साल क्या मेजर करती है, उसने कितना रिपेयर वर्क पे खर्च किया है, उसके जो पाइप्स है जो ख़त्म हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उस पर उतना कितना काम किया है, पानी को साफ़ करने के लिए वो कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में इस्तेमाल करती है और पॉल्यूशन का लेवल कितना कम हुआ है। तीसरे ये कि जो नया डेवलपमेंट, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, सीधे सीधे मैं बात करूँ तो उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी हमारे देश की ज़रूरत है। और अगर हमने गांव को एम्पावर नहीं किया और शहरों की आबादी इस तरीके से बढ़ती रही तो फिर आगे चल के ये क्राइसिस इतना गंभीर हो जाएगा कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चौथे ये कि जो डिस्चार्ज का मामला है, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो गैर कानूनी तौर पर मीठे पानी में या समंदर के पानी में डाला जा रहा है, जिससे पानी में रहने वाली मछलियों को भी की जान को भी खतरा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को बगैर ट्रीटमेंट के उसको पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि पानी भी दूषित होता है, उसके अंदर की मछलियाँ मर जाती है
और पूरा इन्वायरमेंट उससे ख़राब होता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक स्पेशल स्टडीज़ होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट को ये पता चले कि कहाँ कहाँ पर पानी का मिसयूज़ हो रहा है, कहाँ पर पानी की चोरी हो रही है, कहाँ का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उस डेटा के इनसफिशिएंट होने की वजह से पॉलिसी के फ्रेमवर्क में जो तकलीफ़ें आती है वो गवर्नमेंट की दूर होनी चाहिए। और हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सारी मालूमात पब्लिक डोमेन में आए, पब्लिक उसको असेस करे और हमारी एनजीओज़ उसमें एक बड़ा रोल प्ले करे, तभी जाके ये काम हो पाएगा। और सारे स्टेक होल्डर मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक और मीडिया, हम सब मिलके वाटर क्राइसिस जो आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने वाला है, उससे हम दुनिया को बचाएं और हमारे देश को बचाएं। ये जो एक घूंट पानी मैंने पिया है साफ़ पानी, आप जानते हैं कि हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, मिलियंस लोग ऐसे हैं जिनको ये एक घूंट साफ़ पीने का पानी दुनिया में मुयस्सर नहीं। और ये बहुत बड़ी नेमत है कि ये साफ़ पानी हमें पीने के लिए आज मिल रहा है और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम में से हर मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे की, कि हम इस एक घूंट साफ़ पानी पीने का महत्व जानें और बच्चों को ये बताएं कि ये पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सबसे पहले मैं और मेरे साथ आप इस ज़िम्मेदारी को समझें कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, एनजीओज़ अपना काम कर रही हैं, कई अदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप और मैं मिलकर पानी के इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं करेंगे और हमारे बच्चों को ये बात नहीं बताएंगे, तो आने वाले दिनों में इस क्राइसिस से लड़ने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। हम खुद हमारी ज़िम्मेदारी समझकर इसको किसी और पर ना छोड़े, बल्कि ये एक घूंट साफ़ पानी पीने के लिए आज से और अभी से कोशिश करें, ताकि आने वाली नस्लों को पीने का यह साफ़ पानी हमेशा मिलता रहे।